press the bell icon to never miss a video from theory to practical. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन में, आइए इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ एज ऑफ अ क्लिफ थ्रोन अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ सर्टेन स्पीड। क्या समझे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से? ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक आदमी कहाँ पे खड़ा हुआ है? क्लिफ पे, खाई है ना, खाई के किनारे पे खड़ा हुआ है और उसने एक स्टोन फेंका वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ उसने एक स्टोन को फेंका। स्टोन ए है, स्टोन का नाम है ए। उस स्टोन को इसने ऊपर की तरफ फेंका। मैं काम करता हूँ, दूसरा येलो रंग का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, पहली लाइन समझ में आई। आगे क्या लिखता है कि ही देन थ्रोन अनदर स्टोन डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड। मान लीजिए इसने स्टोन ए जो है वी स्पीड से ऊपर भेजा। इसने थोड़ी देर बाद जो है एक और स्टोन फेंका इसी व्यक्ति ने, और ये स्टोन इसने जो फेंका स्टोन बी, इसने नीचे की तरफ फेंका। इसने नीचे की तरफ फेंका और किस स्पीड से फेंका उसने? इसने फेंका v स्पीड से नीचे फेंका। समझे बात को? मतलब कि सेम जगह पे खड़े होके फर्स्ट कंडीशन में, और ये है आपकी सेकंड कंडीशन, ठीक है। पहली कंडीशन में इसने ऊपर की तरफ पत्थर को फेंका v वेलोसिटी से, और दूसरी कंडीशन में इसने इस पत्थर को फेंका नीचे की डायरेक्शन में किस स्पीड से? v स्पीड से। Find the ratio of the speed of the two stones when they hit the ground। जब मान लीजिए ये आपका क्या है? ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये पत्थर क्या होगा? ऊपर जाके नीचे गिरेगा, ठीक है, और ये सीधा आपका ऐसे नीचे गिरेगा। तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो आपकी कुछ इस प्रकार से होगी, और ये पत्थर आपका यहाँ पे गिरा हुआ मिलेगा, ठीक है, ऊपर से जाके नीचे गिरेगा, और ये जो पत्थर है आपका ये सीधा आपका ऐसे नीचे गिर जाएगा। ये सीधा आपका यहाँ पे सरफेस पे नीचे गिर जाएगा। समझ में आ गई बात? ये तो घूम के नीचे गिरेगा और ये जो है सीधा नीचे गिर रहा है। तो हमको क्या बताना है? हमको ये बताना है कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द स्टोन्स व्हेन दे हिट द ग्राउंड। अब जो ए जिस स्पीड से गिरा और यहाँ पे जो ये स्टोन बी जो यहाँ पे गिरा, उनकी स्पीड के रेशियो आपको बताने हैं। क्या ये रेशियो 1/1 होंगे या 1/2 होंगे, 1/4 होंगे? और एक ऑप्शन है कांट बी फाउंड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। जो हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे हम डेटा को नहीं मालूम कर सकते। तो आइए चलिए स्टूडेंट्स, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इजीली आप कर सकते हो इसको। समझिएगा कॉन्सेप्ट। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, डिफरेंट आंसर्स आ रहे होंगे। आंसर अगर सही दिमाग लगाओगे तो बहुत जल्दी सही आंसर पे पहुंचोगे। बताएं स्टूडेंट इसका क्या आंसर होगा? जिन स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है क्या ऑप्शन ए, वो आंसर सही है। क्यों 1/1 रेशियो क्यों होगा? समझिएगा बात को। ये देखिए, एक बात समझिए, यहाँ पे इसने स्टोन v स्पीड से इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका, है ना, v स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका, ठीक है, और इसकी स्पीड बढ़ गई, इसकी स्पीड बढ़ गई, और इसकी स्पीड यहाँ पर हो गई, मान लीजिए v2 स्पीड हो गई, ठीक है। अब ये हाइट क्या है? h है, ये भी हाइट आपकी क्या है? h ही है ना। अब आप देखेंगे कि स्टोन ए की और एक बार आप देखिए, स्टोन ए आपने v वेलोसिटी से ऊपर फेंका, ठीक है। स्टोन ए v वेलोसिटी से ऊपर फेंका, ऊपर गया, मान लीजिए यहाँ तक गया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई और ये नीचे आया, ये नीचे आया, ठीक है। अब मुझे बताएं, जब ये नीचे आया, जब ये लौट के
जब ये लौट के नीचे आया, इस पोजीशन पे आया, तब इस पोजीशन में जब वापस अपनी पोजीशन पे आया ये स्टोन लौट के, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है पहले तो ये बताएं। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है नीचे की और, समझ में आ गई बात। दूसरी बात ये बताएं कि इसकी वेलोसिटी का मान जो है कितना होगा। जिस स्पीड से फेंका था ना, v स्पीड से फेंका गया था पत्थर, यहाँ पे जो मान होगा वो भी क्या होगा, वैल्यू कितनी होगी, v ही होगी। कोई मुझे बताएगा क्यों होगी, कोई मुझे बताएगा क्यों होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक बार आप उसका फंडा लगाएं, सिंपल सी बात है। इसको इक्वेशन से भी हम समझ सकते हैं, पर क्यों उसमें वक्त जाया करें हम। एक बेसिक कॉन्सेप्ट से हमको समझ में आ रही है बात। क्या बात समझ में आ रही है। यहाँ पे मैंने इसको जो काइनेटिक एनर्जी दी थी वो कितनी दी थी, यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहा हूँ अगर यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में कितनी है, ½ mv² है, ठीक है। ½ mv² इसकी काइनेटिक एनर्जी है जब इसने पत्थर ऊपर फेंका। जब पत्थर ऊपर से नीचे लेके वापस आया तो पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही हो गई, है ना। तो अब काइनेटिक एनर्जी अब क्या रहेगी, अब ½ mv² होगी, है ना। तो अगर एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, सेम पोटेंशियल एनर्जी पे दोबारा आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो सेम रहनी चाहिए, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है। अगर पोटेंशियल का सेम लेवल है तो हमारी वेलोसिटी का भी सेम लेवल होगा, है ना, वेलोसिटी का भी सेम मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और इनफैक्ट ये बात आपको ये भी बता दूँ तब भी लागू होती है कि अगर स्टोन यहाँ पर है, मान लीजिए बीच में है जाते हुए और ये है भी आते हुए, तो हर पॉइंट में जिसकी हाइट सेम रहेगी ना, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी। क्या मैंने बोला, हर पॉइंट ले लो सेम हाइट पे, उसकी वेलोसिटी जो है सेम रहेगी। अंतर ये रहेगा इसमें ऊपर जा रहा होगा, पर लौटते समय ये नीचे जा रहा होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझा। अब मुझे बताएं कि ये वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी नीचे की तरफ थी मान इसका, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो v था, सेम है, दोनों की हाइट सेम है, तो जो फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो ऑब्वियसली सेम होगी। कैसे, हमने पढ़ते हैं क्या, हम पढ़ते हैं v² = u² + 2gh पढ़ते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं आप कि u जो है मतलब इनिशियल वेलोसिटी b के केस में भी सेम है और अब a के केस में भी सेम है, ठीक है। और h भी आपका सेम है और g भी आपका सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, फाइनल वेलोसिटी भी आपकी बराबर होगी, ठीक है। ये सबको समझ में आया कैसे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। इसमें जो कैच था इस प्रॉब्लम में वो ये था, आपको ये समझना है एट द सेम हाइट while ascending and descending the value of speed is same। हिंदी में बता देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपको स्टूडेंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई भी पत्थर मैं ऊपर फेंक के नीचे आया, ठीक है। अब आप कोई भी हाइट ले लो, आप मान लो ये वाली हाइट आपने ले ली, ठीक है, ये जाते हुए। अब आते हुए जब ये वापस इस हाइट पे आएगा ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, अगर यहाँ पे वेलोसिटी v1 रहेगी तो यहाँ पे वेलोसिटी भी v1 ही रहेगी, मतलब बराबर रहेगी, क्योंकि इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे सेम होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेलोसिटी भी आपकी सेम होनी चाहिए, क्योंकि मास कॉमन है, इसलिए कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हम काफ़ी चीज़ समझे, कैसे हमने सवाल को सवाल किया। भाई एग्ज़ाम में आपको इतना नहीं सोचना है या फिर एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप इसको समझिए कि कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि सोचते कैसे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ जाए, पर ज़रूरी ये है समझना कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो कोई भी सवाल आप इजीली कर सकते हैं, है ना। अब देखो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमारी है अर्थ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हमारी है अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। और एक हमारा क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये हमारा क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट क्या होनी चाहिए मिनिमम,
ठीक है। जियो स्टेशनरी हाइट जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो किसी हाइट में प्लेस्ड होते हैं, है ना। तो उनकी हाइट क्या रखी जाती है, तो उनकी हाइट क्या रखी जाती है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है। ये क्यों यूज़ होते हैं, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। जो अपन मोबाइल कर रहे हैं, अपन सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो इसी की टीवी के सिग्नल्स आ रहे हैं, सब इसी की बदौलत हमको आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे 36,000 किलोमीटर है, 42,000 किलोमीटर है, 30,000 किलोमीटर है, और ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ दिस। तो बताएं स्टूडेंट क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसका है 36,000 किलोमीटर। इसका ऑप्शन रहेगा 36,000 किलोमीटर रहेगा। ये चीज़ याद कर लेना, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उस हाइट पे होते हैं, इतनी भी ज़्यादा नहीं हो जाए कि उसका कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल ज़्यादा देर तक भेजना पड़ेगा, है ना, दूर भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं होना चाहिए कि वो उसके अर्थ के संपर्क में आ जाए और ये जो है उसको वो अट्रैक्ट कर ले, है ना। तो उसके ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस हमारी 36,000 किलोमीटर। इसको आप याद कर लीजिए बच्चों। अब देखो, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर ऑन द अर्थ इज ड्यू टू, हमारी जो ये अर्थ है ना, हमारी जो ये अर्थ है, ठीक है, हमारी ये जो अर्थ है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये सर गोला है, गोले पे थोड़ा ना बैठे, पर गोला इतना बड़ा है, गोला आपका इतना बड़ा गोला है और आप टुच्चे से हो, है ना। अब तो आपको लग रहे हो ना फ्लैट आप, है ना। तो अब उसके ऊपर क्या है, गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, सारी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है, सारी गैसेस है, ऊपर बादल आ गए, ये सब चीज़ आ गए, है ना। तो ये एटमॉस्फेरिक एयर और ये सारी चीज़ जो है, ये प्रेजेंस है इसकी, क्यों है इसकी प्रेजेंस क्यों है, मतलब ये बेसिकली बात ये समझो कि, कहने का मतलब ये समझो कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि भाई ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपकी यहाँ पर है, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपकी यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह पे है। अब आपकी अर्थ है ना, वो मूव कर रही है, ठीक है, अर्थ आपकी मूव कर रही है, क्योंकि आप जानते हो कि सन है और ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ आपकी ऐसे चक्कर लगा रही है ना, सन है और ये अर्थ है, अर्थ ऐसे चक्कर लगा रही है। तो जो एटमॉस्फेरिक यहाँ पे इस मूवमेंट में मान लीजिए गैसेस वैसेस यहाँ पर है, अब जब ये अर्थ यहाँ पर आ गई, है ना, तो क्या यहाँ पे भी फिर से आ जाती है गैसेस, क्यों आ जाती है, क्योंकि इसके जो कारण पूछा गया है, ग्रेविटी, विंड, क्लाउड और रोटेशन ऑफ अर्थ। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ग्रेविटी है। ग्रेविटी के कारण क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन सारी गैसेस है ना, इससे क्या रहती है, अटैच रहती है। तो अगर ये मूव करती है ना, अर्थ पूरी मूव करती है, तो ये गैसेस भी क्या है उसके साथ में मूव करते हैं। तो ये है, समझ में आ गई बात आपको। क्या पूछा जा रहा है कि एटमॉस्फेरिक एयर है, गैसेस है, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज़ को चला रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ चला दिया मैंने, इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन यही रह जानी चाहिए थी, है ना। और फिर यहाँ पे जाएंगे थोड़ी आगे जाके, फिर हमको नहीं मिलती ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, पर क्योंकि ये अर्थ से अट्रैक्ट रहती है, इससे जुड़ी रहती है ना। तो जब अगर अर्थ मूव करती है तो ये भी साथ साथ में मूव करते हैं और हमको हमेशा हमारे कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो ये बात सबको समझ में आ गई, हमारा 7th पॉइंट। अब ये क्वेश्चन तो आपने कई बार पढ़ा होगा, अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा। व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, पहले तो मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको कई बच्चों को पता भी होगा, पर वैसे ऑप्शन एक बार सुन लीजिए। 5 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, 11 किलोमीटर पर आवर और नन ऑफ दिस इसमें दे रखा है। तो क्या होगा इसका स्टूडेंट सही आंसर, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 11.2 किलोमीटर पर आवर। क्या है, 11.2 किलोमीटर पर आवर है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी, और क्या पूछा गया है, मिनिमम एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पे एक रॉकेट में छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे दिवाली में हम लोग रॉकेट छोड़ते हैं ना, तो दिवाली में हमने जैसे रॉकेट छोड़ा, ये ऊपर गया रॉकेट और फिर ये वापस आपका आ गया। तो वापस क्यों आ गया, क्योंकि अर्थ ने इसको वापस अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है।
पर जो रॉकेट जो सैटेलाइट ऊपर आसमान में ले जाते हैं, स्पेस में ले जाते हैं, और एस्केप मतलब क्या होता है, बचना, मतलब कि ऐसी कितनी वेलोसिटी से मैं इसको चलाऊं। अब इसमें ग्रेविटी की फोर्स भी इसमें नीचे लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स भी नीचे लग रही है, जो नीचे की ओर कर रही है। अब कितनी मेरी वेलोसिटी होनी चाहिए, है ना, कितना मेरा ये एक्सीलरेशन से, कितनी वेलोसिटी से मैं जा रहा हूँगा इसमें, कि मैं इसका जो एक्सीलरेशन है ना, जो इसको नीचे अर्थ खींच रही है, उससे बच सकूँ। समझे बात को, जो एक्सीलरेशन है अर्थ का, उससे मैं बच सकूँ, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको मैं भेज सकूं, है ना। तो मुझको तेज गति से जाना होगा। अगर मैं धीरे धीरे जाऊंगा तो क्या होगा, ये वापस अट्रैक्ट हो जाऊंगा मैं अर्थ की, और मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो वो स्पीड क्या होती है, तो वो स्पीड होती है आपकी 11.2 किलोमीटर पर आवर। अब ये कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, कि सैटेलाइट पे, सॉरी रॉकेट पे जो फोर्स लगती है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और जो इसका जो एक्सीलरेशन है सैटेलाइट का, सॉरी रॉकेट का, जो सैटेलाइट को लेके जाता है, वो मान लीजिए है रॉकेट का एक्सीलरेशन है FA है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो क्या है, F है, और नीचे की ओर फोर्स लग रही है वो क्या है, FG। तो होना क्या चाहिए कायदे से, FA ग्रेटर देन FG होना चाहिए। क्या समझा, FA शुड बी ग्रेटर देन FG होनी चाहिए, है ना। और मिनिमम केस के लिए हम FA इजिकल टू FG पहले कैलकुलेट करते हैं। तो देखो FG क्या होगी, मतलब कि फोर्स ग्रेविटेशन की कितनी होगी, पहले वो कैलकुलेट करेंगे। वो होगी GMM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। कितनी बोली मैंने, GMM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जहाँ पे M क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और छोटा m क्या है, मास ऑफ आपका रॉकेट है। एक मिनट रुको। अब देखो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो गया, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ठीक है। जो फोर्स ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन जो है इसका, उसके कारण कितनी है, mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उस रॉकेट का। अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो m और m कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, और r स्क्वायर कैंसिल होके ये r हो जाएगा। तो ये v जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा GM डिवाइडेड बाई r। क्या निकल के आएगा, v निकल के आएगा रूट GM बाय r। अब यहाँ पे आप g की वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे आप m की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे आप r की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 11.2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको अलग अलग प्रकार से पूछ सकता है। यहाँ पे हमने वैल्यू पूछ ली गई थी आपकी कि वैल्यू क्या है ये बताओ, ठीक है। अब देखो एक केस ये आ सकता है, इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बताएं साहब। तो आप बताएंगे क्या, v इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाई r है, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है इसमें, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है इसमें, दिख रहा है सबको आप, दूसरा क्वेश्चन जो है आपका इसमें ये बन सकता है कि मैं बात अर्थ की नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्लैनेट की बात कर रहा हूँ जिसका मास है 2m, मतलब अर्थ के मास से उसका मास जो है ट्वाइस है, और उसका जो रेडियस है ना, उसका जो रेडियस है उस प्लैनेट का वो क्या है, RE डिवाइडेड बाई 2। तो ये पूछा गया है आपसे कि उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे v इजिकल टू क्या होता है, GM डिवाइडेड बाई r, ठीक है। g तो सब जगह सेम है, g सब जगह सेम है, चाहे अर्थ हो या दूसरा प्लैनेट हो, कोई भी प्लैनेट हो g। अब मास क्या है, 2 इंटू मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, और रेडियस क्या है, RE डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 आपका ऊपर आ गया। इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे इसको आप ओपन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 2GME और RE। अब ये रूट ऑफ GME और RE की वैल्यू कितनी है, 11.2, तो ये आपका कितना आ गया, 22.4 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने एक और वेरिएशन देखा कि आपका कैसे आ सकता है, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पे समझा किस पे, भाई देखो मेन बात क्या है, कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सिर्फ अगर आप
एक चीज़ याद कर लेंगे 11.2 और आप सोचेंगे हो गया काम, गलती हो जाएगी। आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इक्वेशन डिराइव होती है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाए या फिर अगर कोई दूसरा प्लानेट दे दिया जाए जिसका मास का अर्थ के मास की हिसाब से वैल्यू दे रखी हो, उसके रेडियस की वैल्यू दे रखी हो और आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट समझ में आया ये पूरा क्वेश्चन कैसे हमने इसको सॉल्व किया। आइए हम लोग अब बढ़ते हैं हमारे 9th क्वेश्चन में, और जहाँ पे हमसे पूछा गया है डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।